हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पैन इंडिया लाइट स्विच ऑफ इवेंट्स हिंदी में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पैन इंडिया लाइट स्विच ऑफ इवेंट जो है दोस्तों क्या है, मैं इसके बारे में पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 3 अप्रैल 2020 को सुबह 9:10 पे स्विच ऑफ करने के लिए एक अपील किया टू द ऑल द सिटीजन ऑफ द इंडिया, सब देशवासियों को। 5 अप्रैल को 2020 को रात को 9 बजे 9:09 के लिए इन्होंने ये रिक्वेस्ट एक अपील किया कि सब लोग अपनी लाइट स्विच ऑफ करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था बेसिकली? इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है दोस्तों कि जो डार्कनेस है, जो कोविड 19 पैंडेमिक ने ना इंडिया के अंदर जो फैलाई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलाई है, उसकी उसकी डायरेक्शन में हम लोग है ना एक होप और एक लाइट, एक रास्ता हमें दिखे। ठीक है, उस चीज को एक होप लेके जाए कि हाँ हम लोग है ना इसके ऊपर विजय पाएंगे। ठीक है, कोविड 19 पेंडेमिक के ऊपर। ठीक है, और ये जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, हमारे पुलिस स्टाफ है, और जो हमारे हाउस कीपिंग स्टाफ है, उन सबको एक मोटिवेशन देने के लिए दोस्तों। ठीक है, उनका मनोबल, उनके 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 लिए एक रिस्पेक्ट है दोस्तों की। ठीक है, और एक ऑल्सो एक ये दोस्तों ये भी इन्होंने शो करने की कोशिश की, हम एक सोलिडेरिटी इंटीग्रिटी दिखाने के लिए कि ठीक है, वी ऑल आर रेडी टू फाइट टू अगेंस्ट कोविड 19। मतलब हम पूरा देश, भारतवासी सब, हम कोविड 19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए तैयार हैं। इस चीज को भी इन्होंने ना इंटीग्रिटी भी शो किया है दोस्तों यहाँ पे। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो जैसे 3 अप्रैल को दोस्तों इन्होंने ना हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाइट स्विच ऑफ इवेंट के लिए अपील किया सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जैसे नेक्स्ट डे 4 अप्रैल को पावर मिनिस्ट्री, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कंपनीज जितनी भी है मिनिस्ट्री के अंडर में आती, पावर मिनिस्ट्री के अंडर में दोस्तों, इन्होंने सबने अब अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी इस का कंप्लायंस करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जो अपील थी। तो दोस्तों इसमें प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी, मैं फटाफट बताता हूँ आप लोगों को। प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि 9 मिनट का इंटरवल था, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, बहुत ही क्रिटिकल लाइट स्विच ऑफ इवेंट था, जिसके अंदर पावर जनरेशन, पावर डिमांड, पावर फ्लो कंट्रोल, सब कुछ इसको 9 मिनट के दौरान करना था दोस्तों, जो कि बहुत मुश्किल था। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, जब भी पावर जनरेशन होती है वो उसी बेसिस पे होती है जितनी हमारा लोड होता है, जितनी डिमांड होती है दोस्तों। अगर मेरी पावर जनरेशन लोड से ज्यादा होती है तो उस केस में दोस्तों मेरी फ्रिक्वेंसी सिस्टम में बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर मेरी डिमांड ज्यादा है, कहने का मतलब पावर जनरेशन कम है लोड से, तो दोस्तों उस केस में मेरी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। तो इस फ्रिक्वेंसी का एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों, जो कि है ना हमारा नेशनल ग्रिड इंटीग्रिटी के अंदर ये बताया गया है कि है ना जो हमारी फ्रीक्वेंसी की बैंड है, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं, वो 48.5 हर्ट्ज में 48.5 हर्ट्ज से लेके 51.5 हर्ट्ज तक दोस्तों हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं। ये 3% का टॉलरेंस बैंड है दोस्तों, जो कि है ना हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड के अंदर मेंशन किया गया हुआ है। हमारी जो नॉमिनल फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों 50 हर्ट्ज होती है, जो हमारे घरों में भी आती है। ठीक है, इसको हम एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा डेविएट ना कर जाए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि 9 मिनट के अंदर लोड कितना डाउन जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा डिमांड का। तो इस चीज का हमें ना कोई अंदाजा नहीं था दोस्तों। और 9 मिनट का जो इंटरवल था वो बहुत क्रिटिकल था, क्योंकि किसी जनरेशन को आप कंट्रोल कर रहे हो तो वो बहुत मुश्किल होता है 9 मिनट के अंदर। और बेस लोड पावर प्लांट दोस्तों, दो तरह के लोड बेस पावर प्लांट होते हैं दोस्तों। एक बेस लोड पावर प्लांट होता है, एक दूसरा होता है दोस्तों आपका पीक लोड पावर प्लांट। जो बेस लोड पावर प्लांट है दोस्तों, बेसिकली इनको इनकी फुल रेटिंग पे ही ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, और जो पीक लोड पावर प्लांट होता है दोस्तों, इनको इनकी कम रेटिंग पे भी हम है ना इसको एज पर डिमांड हम उसको उसी रेटिंग के हिसाब से हम इसको इजीली मतलब वेरी करा सकते हैं, जनरेशन इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके अंदर हमारा हाइड्रो पावर जनरेशन आता है, पंप स्टोरेज पावर प्लांट्स आते हैं। बेस लोड पावर प्लांट के अंदर दोस्तों हमारा आता है थर्मल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, वहां पे हम टेक्निकली 60% जनरेशन हम लोगों को फुल रेटिंग का जनरेट करना ही होता है दोस्तों। ये बहुत कंपलसरी है, ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है दोस्तों, तो जो दोस्तों जो इस सब कंट्रोल करता है वो हमारा एक कंपनी है इंडिया के अंदर, पोसोको, जिसको बोलते हैं पावर स्टेशन ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड दोस्तों। ठीक है, इसको हम नोस नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये पूरा कंट्रोल करता है कि पावर कहाँ से लेना है, कहाँ को देना है, किस स्टेट को देना है दोस्तों। एक और चीज मैं बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर वो पूरा एक कंट्री का एक है दोस्तों। उसको हम पूरी कंट्री को 5 रीजनल में हमने डिवाइड किया गया हुआ है।
नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन, एक साउदर्न रीजन और एक वेस्टर्न रीजन दोस्तों। ठीक है, ये हमारे 5 रीजन है। तो इन पांचों को जो कमांड मिलती है वो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से मिलती है दोस्तों। क्या किस तरीके से काम करना है, इनको कैसे पावर फ्लो करवाना है, कितना विड्रॉ करना है, कितना इनटेक करना है, कितना निकालना है पावर, वो सब एनएलडीसी रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर से कम्युनिकेट करता है। और रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है दोस्तों, वो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से कम्युनिकेट करते हैं। हर एक रीजन का, एक नॉर्दर्न रीजन का, ऐसे हर एक रीजन का हम लोग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने एक, मिनिस्ट्री ने एक रीजनल बना रखे हैं। उसके अंदर जितनी स्टेट्स आती हैं वो स्टेट के अंदर एक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर होता है, जो कि उस स्टेट का कितना, उस स्टेट का लोड है, कितनी जनरेशन है, वो सब मेंटेन करता है अकॉर्डिंग टू लोड की, उसको कितनी जनरेशन की, अभी कितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उस स्टेट को, वो सब स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर डिटरमाइन करता है। ठीक है दोस्तों, और वो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर को बताता है। फिर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर दोस्तों नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर से कम्युनिकेट करके उस हिसाब से पावर का मैनेजमेंट करते हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो जो एनएलडीसी है वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर दोस्तों। तो प्रॉब्लम यही थी कि जैसे एक तो कि हम मैंने बताया कि तो हमें पता ही था कि कितना लोड गिरने वाला है, कितना लोड जाने वाला है, कितना लोड कट ऑफ होने वाला है 5 अप्रैल को 9:09 पे दोस्तों। एक तो सबसे बड़ा टारगेट प्रॉब्लम यही थी दोस्तों। ठीक है, इसी के बाद फिर जो प्रॉब्लम आई दोस्तों की फ्रीक्वेंसी हमारी स्टेबल रहनी चाहिए। तीसरी बात जो थी, हमें एकदम से कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं जो जनरेशन है दोस्तों। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट था दोस्तों ये था कि कोई मिस हैपनिंग अगर होती है इस दौरान तो हमारी पूरी नेशनल ग्रिड ट्रिप हो सकती थी दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही क्रिशियल था, मतलब बहुत क्रिटिकल था दोस्तों। क्योंकि अगर हमारी नेशनल ग्रिड अगर ब्लैकआउट हो जाती, ट्रिप हो जाती, तो दोस्तों ब्लैकआउट हो सकता था पूरा नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारे और भी है ना, हम लोगों ने इस चीज का पहले से प्लानिंग करके दोस्तों। अब पता था कोई पास्ट में इस तरह कोई इवेंट हुआ है नहीं हुआ दोस्तों। पास्ट में 2 इवेंट हुए अभी तक। एक जनता कर्फ्यू हुआ था जो कि 22 मार्च को हुआ था। उस टाइम देखा गया था कि 135 गीगावाट है ना हमारा लोड है ना, 161 गीगावाट से 135 गीगावाट तक लोड हमारा गिर गया था उस दिन। ठीक है, डाउन आया था टोटल 26 गीगावाट दोस्तों 22 मार्च को। ठीक है, मगर दोस्तों ये 24 घंटे का ना पूरा पैटर्न था। 24 घंटे के अंदर 161 गीगावाट से 135 गीगावाट लोड फॉल हुआ था दोस्तों। ठीक है, जो कि 24 आवर्स के अंदर हम बहुत इजीली कंट्रोल कर लेते हैं। बट दोस्तों एक जो नेक्स्ट इवेंट हुआ है वो है अर्थ आवर, जो कि हर साल होता है दोस्तों। ठीक है, इस बार जो था वो 28 मार्च को था 8:30 बजे से 9:30 बजे की। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि है ना, ये एक एनुअल इवेंट है जिसके अंदर है ना हम हर साल है ना इसमें मतलब बिजनेसमैन, पीपल्स और जितने मेजर लैंडमार्क है दोस्तों वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने घरों की लाइट स्विच ऑफ करते हैं, जिसके ये बेसिकली सपोर्ट करता है दोस्तों नेचर को और हमारे प्लेनेट को। ठीक है दोस्तों, तो अब 4 अप्रैल को दोस्तों पोषकों ने एंटिसिपेट करना स्टार्ट किया कि कितना लोड रिड्यूस होगा। तो उन्होंने एंटिसिपेट किया दोस्तों 12,000 से लेके 14,000 मेगावाट तक है ना लोड स्विच ऑफ, जो लाइट का स्विच लोड है वो इतना डिक्रीज हो जाएगा डिमांड। ठीक है, और इसी के रेस्पेक्ट में दोस्तों पोषकों ने ना एक एडवाइजरी इशू की सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स को। मैं बता चुका हूँ हाइड्रो पावर प्लांट्स जो दोस्तों होते हैं वो आपके पीक लोड पावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बेस लोड पावर स्टेशन को आप ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, और सारे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को भी दोस्तों एक वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस करके ना पोषकों ने एक गाइडलाइंस जारी की। एक बताऊंगा मैं आपको क्या क्या गाइडलाइंस थी उसमें दोस्तों। और उसको उस गाइडलाइंस में ये भी बताया गया कि है ना वो अब 4 अप्रैल को रात को और 5 अप्रैल को सुबह है ना एक मॉक एक्सरसाइज भी करेंगे ना इस चीज को लेके, ताकि वो पहले से प्रिपेयर रहें कि अगर लोड इतना डिक्रीज होता है तो वो कैसे टैकल करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडवाइजरी इशू बाय पोस्को। दोस्तों जो पोषकों ने एडवाइजरी इशू की थी वो 4 की थी बेसिकली। एक था एस्टीमेट ऑफ डिमांड रिडक्शन, कितना डिमांड रिड्यूस हो सकता है लोड का, उस हिसाब से पावर जनरेशन को रिड्यूस किया गया, उस हिसाब से पावर जनरेशन को कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा था जनरेशन शेड्यूलिंग एंड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, कि जितनी जनरेशन हो रही है उस हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करनी थी दोस्तों। मैंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड है हमारा 48.5 हर्ट्ज से लेके 51.5 हर्ट्ज है दोस्तों, और इससे ना तो ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नहीं तो हमारा सिस्टम में ट्रिपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कॉन्सिक्यूटिव एक ट्रिपिंग होती है और काफी सारा लॉस होता है, फिर है ना पावर ब्लैकआउट हो सकता है। तो तीसरा बताया वोल्टेज कंट्रोल लिया, फिर जनरल गाइडेंस दी दोस्तों। अब वन बाय वन मैं इन चारों को आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। देखो एस्टिमेट जो किया गया डिमांड का वो 2 तरीके से किया गया दोस्तों। एक तो लोड का बिहेवियर देख के, ठीक है, ये देखा गया कि है ना जो शाम को 6 बजे या रात को 9 बजे तक जो लोड है वो 11,344 मेगावाट है ना रिड्यूस होगा। ये देखा गया दोस्तों एक दिन पहले ही। ठीक है, जो प्रीवियस डाटा रहा है उसके बेसिस पे। ठीक है, और दूसरा जो इन्होंने किया है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि है ना
एक और एक्सरसाइज की इन्होंने, इस ये कैसे किया दोस्तों, ये जो ग्रिड लेवल पे किया गया दूसरा जो टास्क इन्होंने किया, जिसके अंदर ये दिखाया गया कि जो जितने हाउस होल्ड कंज्यूमर्स हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उन सबको कंसिडर करके, और 50 मेगावाट आना मान के चला कि ना रूरल एरिया में होता है, और 75 मेगावाट अर्बन एरिया में ना एक घर का लोड होता है, ठीक है। उस बेसिस पे इन्होंने लोड को कैलकुलेट किया लाइट का, तो जो कि मिला कि 12,452 मेगावाट था। तो अप्रोक्स इन्होंने जो टोटल एस्टिमेशन जो इनका आया कहीं ना कहीं वो 12 से 14,000 मेगावाट के आसपास इन्होंने ये एंटिसिपेट किया गया कि है ना इतना लोड हमारा रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर जनरेशन शेड्यूलिंग एंड फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करेंगे दोस्तों, इसके अंदर है ना गाइडलाइंस जारी की गई, मैं बता देता हूँ मोटा मोटा। इसके अंदर देखो, जितनी भी क्लॉक है वो सारी सिंक्रोनाइज हो जानी चाहिए पहली बात तो, ठीक है, हर एक स्टेशन के हर एक सिस्टम के साथ, ठीक है। और जितनी भी जो हाइड्रो जनरेशन पावर है वो पीक लोड पावर प्लांट मैंने बताया वो 6:10 से 8 बजे तक करेंगे वो, ठीक है दोस्तों। उनको रिड्यूस किया गया, और फिर उनको बोला गया कि वो 9 बजे ना अपना फ्लेक्सिबिलिटी लिखेंगे, वो कंजर्व करेंगे, ठीक है, उस चीज को। और जितना मैंने बताया कि इंटर स्टेट ग्रिड जनरेशन स्टेशन होते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या होते हैं, आपको ना 60% तक है ना आप अपना लोड जनरेशन को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। ये बताया गया कि जितने भी बेस पावर लोड पावर प्लांट है वो 8:55 तक दोस्तों अपना लोड ना 60% लेंगे, बेस लोड पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जो हाइड्रो पावर जनरेशन है 8:57 पे दोस्तों, कि है ना अपना जनरेशन है वो 0 से 10% तक लेंगे, एज पर गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द SLDC, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन्होंने ये भी गाइडलाइन दी कि जो थर्मल मशीन्स हैं, मैंने बताया कि एकदम से वो लोड पिकअप नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोला गया कि 9:05 पे है ना वो अपना लोड अपनी जनरेशन स्टार्ट करें, इंक्रीज करना, रैंप अप करने के लिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 9:09 पे दोस्तों हाइड्रो जनरेशन भी अपने आप को अपने जनरेशन इंक्रीज करे, क्योंकि मैंने बताया 0 से 10% पे ले आएंगे 8:57 पे दोस्तों, क्योंकि हमारा लोड जो है 9 बजे डिक्रीज होना था। तो 9:09 पे दोस्तों, जैसा कि इन्होंने बताया कि हाइड्रो जनरेशन है ना वो एकदम से है ना क्योंकि लोड वो एकदम से टेकअप कर लेता है दोस्तों, उसमें जनरेशन आप इजीली कंट्रोल कर लेते हो, तो जल्दी से जल्दी है ना आप लोड को लेना है तो आपको पीक लोड पावर प्लांट को ही यूज करना होता है। हाइड्रो पावर जनरेशन हमारा वो पीक लोड पावर प्लांट है, इसलिए हम 9:09 पे इन्होंने गाइडलाइंस दी गई है हाइड्रो पावर जनरेशन को, कि वो फटाफट अपना रैंप अप करना स्टार्ट कर दे 9:09 पे ना जनरेशन को, ठीक है, अप टू 100%। तो उसके बाद पंप स्टोरेज पावर प्लांट्स हैं, वो भी दोस्तों ना हमारे ना पीक लोड पावर प्लांट में यूज होते हैं। विंड जनरेशन जितने भी हैं जैसे इंटरस्टेट लेवल पे हैं दोस्तों, उन सबको बोला गया कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50.2 हर्ट्ज जितनी भी आपकी सेटिंग है ट्रांसमिशन की, और जितने इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लेवल सबस्टेशन है और जितने विंड जनरेशन है, उनको सबको ये गाइडेंस दी गई कि है ना आप 50.2 हर्ट्ज पे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है 50.2 हर्ट्ज से, तो वो सिस्टम से आइसोलेट हो जाए, ठीक है। इस तरह की सेटिंग उनको बोला गया कि आप अपनी ना रिलेज के अंदर डालो, ठीक है, और 9:30 बजे आप उसके बाद अपनी वही सेटिंग रख लें जो पहले होती है, ठीक है। ये गाइडलाइंस दी गई और सब स्टेशन को भी दी गई दोस्तों ना, विंड जनरेशन को भी सब स्टेशन को भी दी गई। और दोस्तों फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि जो इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच सेंटर है, बेसिकली हर कोई ये चाहता है कि दोस्तों के ना इकोनॉमिकली है ना जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो बोला गया कि है ना 6 बजे शाम को 6 बजे से है ना, और जब तक ये सेटल डाउन नहीं हो जाता है ये 9:09 वाला जो हमारा इवेंट है, जब तक कोई इकोनॉमिकल लोड डिस्पैच सेंटर का कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है, और इस सबको एक यूजली नॉर्मल वे में रखना है, ठीक है। और जितना और ये बताया गया कि जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड के अंदर ना 49.90 हर्ट्ज से 8:30 बजे हमारा ना ये एंटिसिपेट जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी रिड्यूस हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया ग्रिड जो ग्रिड फ्रीक्वेंसी है वो मेंटेन रहनी चाहिए हायर साइड में 9:09 50.15 हर्ट्ज ऑफ एंटिसिपेट, ये फ्रीक्वेंसी एंटिसिपेट की दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आप थोड़ा बहुत ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल चीज मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब मैं बताता हूँ वोल्टेज कंट्रोल मेजर। वोल्टेज कंट्रोल मेजर के कहने का मतलब जैसे दोस्तों मेरी जनरेशन ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है तो मेरी है ना वोल्टेज भी दोस्तों बढ़ जाती है, ठीक है, अगर मेरा लोड कम होता है, ठीक है। और बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, एक फ्रंट इफेक्ट भी होता है, जो लाइट लोड जहाँ पे लोड कम होता है तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फ्रंट इफेक्ट भी आता है, जिसकी वजह से रिसीविंग एंड पे जहाँ पे लाइटली लोडेड है वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उन सबको कैसे मेजर किया गया दोस्तों, इन्होंने बताया गया कि है ना जो हमारी जो लाइन थी 25 मार्च को इन्होंने ना 220 से 240 400 केवी जो लाइन थी ना उनको इन्होंने ओपन कर दिया था दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आपको जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके अंदर वोल्टेज ये करंट इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से तो उससे पहले इन्होंने ना इतनी लाइनों को ना दोस्तों ना ओपन करवा दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, ठीक है। और ये वोल्टेज है ना ये भी प्रेस्क्राइब है दोस्तों कि ना 0.01 पर यूनिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 400 केवी वोल्टेज लेवल पे, ठीक है दोस्तों।
दूसरा जितने स्टैटकॉम होते हैं, उस एसवीसी होता है, ये स्टैटकॉम होता है स्टैटिक कंपनसेटर और स्टैटिक वार कंपनसेटर दोस्तों, ठीक है। इन ये वोल्टेज कंट्रोल मोड में रहने चाहिए। उनका जो रेफरेंस वोल्टेज 400 की, बेसिकली ये बहुत है ना फैक्ट्स डिवाइस है दोस्तों। ये क्या करते हैं, एक बहुत स्मार्ट डिवाइस है। इनके अंदर क्या होता है, एक वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज सेट कर दिया है 400, तो अगर वोल्टेज से ऊपर या नीचे जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एक कंट्रोल सिग्नल देता है, जिससे कि ना वो वापस 400 केवी पे ले आता है। तो आउटपुट हमेशा 400 केवी ही रहेगी, क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज 400 केवी सेट कर रखा है दोस्तों। ये बहुत स्मार्ट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और ये भी बोला, ये जो कैपेसिटर है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे है दोस्तों, वो मेंटेन रहने चाहिए बहुत नॉर्मल लेवल पे, ठीक है, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जो थर्मल और हाइड्रो मशीन है वो भी एब्जॉर्ब करें या फिर जनरेट करें रिएक्टिव पावर एज पर कैपेबिलिटी कर्व, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि है ना, जब लाइट लोड होता है तो क्या है ना, हमें रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी होता है वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तीसरी, अब जो लास्ट एंड फाइनल जो इन्होंने एडवाइस दी है जनरल गाइडेंस की, भाई सबके टेलीफोन जो नंबर है कंट्रोल सेंटर पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, एसएलडीसी एनएलडीसी सब पे दोस्तों ना, एक तो ना अवेलेबल रहने चाहिए, ठीक है। और जितने रीजनल है एंटिटीज हैं वो सब इंटरचेंज जो ग्रिड है एज पर शेड्यूल होना चाहिए, ठीक है। और ये भी बोला गया कि दोस्तों जो एचवीडीसी सेट पॉइंट्स है वो भी है ना इस मैनर में है ना होना चाहिए, क्योंकि पास है ना इंटर रीजनल कॉरिडोर के लिए मार्जिन। इंटर रीजनल कॉरिडोर का मतलब दोस्तों क्या होता है, जब है ना एक रीजन से दूसरे रीजन में आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो इतना कुछ मार्जिन रहना चाहिए, ठीक है, ताकि पावर ट्रांसमिट कर सके। सारे स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को दोस्तों एडवाइस किया गया है कि डिस्कॉम वो डिस्कॉम को है ना एडवाइस करें कि है ना कोई भी फीडर स्विचिंग ऑपरेशन नहीं होना चाहिए 8 बजे से 10 बजे के बीच में दोस्तों, ठीक है। ये जनरल गाइडलाइंस है दोस्तों जो कि दी गई, ठीक है ना। और जो कि मैं बताऊंगा आपको, इसमें एक दो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ठीक है ना। इसके बाद मैं समरी बताता हूँ। ये समरी क्या हुई ना, बेसिकली अब मैं बताता हूँ जब रात को 9:09 पे हुआ क्या दोस्तों, ठीक है। 5 अप्रैल 2020 को टोटल जो लोड देखा गया दोस्तों वो 31,089 मेगावाट ना लोड रिड्यूस हुआ दोस्तों उस दिन, ठीक है। 8:45 पे इतना लोड रिड्यूस हुआ। और जो मिनिमम डिमांड गई दोस्तों वो थी 85,789 मेगावाट रिकॉर्ड की गई दोस्तों, ठीक है, 9:10 पे। तो ऐसा देखा कि जो 9:10 पे जो डिमांड स्टार्ट हुई उसके बाद पिक करना स्टार्ट किया, तो 10:10 पे जो लोड पिक किया दोस्तों 1,14,400 मेगावाट, या फिर मैं कह सकता हूँ 114 गीगावाट दोस्तों ना लोड बढ़ गया था 10:10 पे, ठीक है। तो जो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी वेरी की दोस्तों इसके बीच में 50.26 हर्ट्ज से लेके 49.70 हर्ट्ज तक किया है, ठीक है दोस्तों। और ये 9:08 का डाटा है दोस्तों। ये सब दोस्तों ये मेगावाट में देखो सब लोड है ना, ये डिमांड कितनी रही, 8 साढ़े 8 बजे कितनी डिमांड रही, उस टाइम हाइड्रो जनरेशन कितनी थी, गैस जनरेशन कितना था, थर्मल कितना था दोस्तों, ठीक है। आप देखोगे दोस्तों जो सबसे कम रहा है वो आपका 9:10 पे देखो डिमांड सबसे कम रही है 85,789, ठीक है दोस्तों, 799 सॉरी, ठीक है। उस टाइम हाइड्रो जनरेशन भी सबसे कम 8,016 है, गैस थर्मल भी सबसे कम है, थर्मल भी सबसे कम। आप देखोगे दोस्तों 8:30 बजे जो था वो हाइड्रो का था 24,261 मेगावाट। और 10 30 40 मिनट में दोस्तों उन्होंने देखो अपना लोड कितना जनरेशन जो है वो कितनी कम कर 8,000 मेगावाट दोस्तों, कितना कम किया, कितनी फास्ट रेट से इन्होंने कम किया। और देखो थर्मल में देखो आप, इतना ये फास्ट नहीं होता, 77,000 मेगावाट से 68,000, ये सिर्फ 10,000 मेगावाट ही है ना दोस्तों रिड्यूस कर पाए। मगर यहाँ पे दोस्तों कितना होगा, अप्रोक्स 16,000 मेगावाट रिड्यूस कर दे इन्होंने 8:30 बजे से और 9:10 पे, ठीक है दोस्तों। अब एक्शन टेकन बताता हूँ दोस्तों क्या क्या क्या। जो हाइड्रो जनरेशन थे ना उनको मैक्सिमाइज करके 8:45 पे, और जनरेशन को रिड्यूस किया गया 17,543 पे दोस्तों, ठीक है। 25,599 मेगावाट से 8,016, ये 25,000 नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका 87,000 था दोस्तों, सॉरी, हाँ 25,599 है, सॉरी दोस्तों, 25,599 से ना 8,016 मेगावाट रिड्यूस किया गया, ठीक है। और ये 8:45 से ये अब मैच कराना था दोस्तों लोड, तो ये देखा कि लोड है ना 31 अप्रोक्स 32 गीगावाट, ठीक है, 32 गीगावाट लोड रिड्यूस हुआ दोस्तों उस टाइम पे, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या हुआ है, ठीक है। और इन्होंने जितने एसवीडीसी लाइन थी, चार्जिंग एसवीसी थे, ठीक है, रिएक्टर थे, स्टैटकॉम थे एसवीडीसी, इन सबको सर्विस में ले आया ताकि रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब किया जा सके दोस्तों, ठीक है। और इवेंट जो था वो बहुत ही स्मूथली मैनेज हुआ दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, कहीं पे कोई ट्रिपिंग नहीं हुई, है ना। और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इस काम को अंजाम दिया गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।